माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो हमारा चैप्टर चल रहा था द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th का, उसका पार्ट हम करेंगे 5। ठीक है, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अब इस पार्ट को हम इसमें ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी इसी वीडियो में करेंगे। देखो, तुम लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक से सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह से बना लिए हैं। इसी तरीके से हम अपनी वीडियोस बनाते हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जाके देखिएगा, आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन उसी के वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, किस तरीके से जो रेवोल्यूशन है, फ्रांस में जो क्रांति फैली, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, उसी सबको हम लोग पढ़ रहे हैं। लुइस 16 had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section। अब तुमने पिछले सेक्शन में ये पढ़ लिया था कि जो राजा था, जो 20 साल का एक लड़का राजगद्दी पर बैठा था, जिसे खजाना खाली मिला था, जिसने शादी भी करी थी, एक छोटी सी राजकुमारी भी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, जब वो खुद 20 साल के थे। अब उन लोगों को लास्ट में ही दिखाया गया कि मार दिया गया था। क्यों हुआ फ्रांस में इतना बड़ा रेवोल्यूशन, क्या हो गया था, वही सब हम पढ़ रहे हैं। तो लुइस 16 को टैक्स बढ़ाने पड़े थे, इंक्रीज, हैड टू इंक्रीज, मतलब उसे ऐसा करना पड़ा था। प्रॉब्लम ये थी ना, खजाने खाली थे। So Louis 16 had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section। आपने पिछले सेक्शन में पढ़ लिया था कि लुइस 16 को टैक्सेस बढ़ाने पड़े। How do you think he could have gone about doing this? अब उसने ऐसा कैसे किया होगा? टैक्स बढ़ाना राजा के हाथ में नहीं था उस जमाने में। ऐसा नहीं था कि राजा चाहे और अपनी मर्जी से टैक्स बढ़ा दे, नहीं, उसका कोई पूरा प्रोसेस था, वही तुमको बताएंगे। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिम, अब ओल्ड रेजिम यानी कि प्राचीन राजतंत्र में 1789 के पहले जो भी टाइम पीरियड चल रहा था उसको हम ओल्ड रेजिम बोलते हैं फ्रांस में। तो इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस। मोनार्क के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो टैक्सेस को खुद से इम्पोज कर पाता अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल अलोन। मतलब राजा चाहे अकेला, उसकी इच्छा है वो टैक्स बढ़ा दे, ऐसा नहीं था। रादर, बल्कि इसके बजाय क्या था, ही हैड टू कॉल अ मीटिंग। उसको मीटिंग बुलानी होती थी ऑफ दी स्टेट जनरल। स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती थी। जस्ट वर्ड पकड़ के रखना, बाकी चैप्टर में सब समझ में आ जाएगा। स्टेट जनरल की उसको मीटिंग बुलानी होती थी, विच वुड देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। आप स्टेट जनरल की मीटिंग में लोग बैठेंगे, वो पास करेंगे कि हाँ टैक्स बढ़ा देना चाहिए और उसके बाद ही टैक्स बढ़ाया जा सकता था। भाई राजा के पास ऑप्शन नहीं था, राजा के पास पूरा खजाना खाली था। उसके रीजंस हमने पिछली वीडियोस में पढ़ ही लिए, खजाना क्यों खाली था। अब राजा को प्रजा से टैक्स लेना था, टैक्स राजा की मर्जी से बढ़ाया नहीं जा सकता था। उसके लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी होती थी और अगर वहां सबने पास कर दिया तो ही टैक्स बढ़ाया जा सकता था। ये पूरा प्रोसेस था। ठीक है, द स्टेट जनरल क्या है वो? इट वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। उस जमाने में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट होते थे, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ लिया। इन लोगों को बुलाया जाता था। ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी, एक राजनीतिक व्यवस्था बोल सकते हैं वहां की, जिसमें 3 स्टेट्स होते थे और वो अपना रिप्रेजेंटेटिव्स भेजा करते थे। हाउएवर, फिर भी द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। अब राजा के पास इतनी पावर थी कि मीटिंग कब बुलानी है वो ये राजा डिसाइड कर सकता था। बट ऐसा नहीं होता था कि बहुत रेगुलरली ये मीटिंग बुलाई जाती हो। दिस लास्ट टाइम, सॉरी, द लास्ट टाइम इट वाज डन इन 1614। अब 1789 की बात चल रही है, कहाँ बात हो रही है? 1614 की। तब लास्ट टाइम इतने साल पहले ये मीटिंग बुलाई गई थी। ऑन 5 मई 1789 को क्या होता है? लुइस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ स्टेट जनरल। लुइस 16 1789 में क्या करता है? 5 मई 1789 को एक असेंबली का मीटिंग बुलाता है। ठीक है, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है टू पास द प्रपोजल ऑफ फॉर द न्यू टैक्स, कि उसको नया टैक्स लगाना है, वो उस प्रपोजल को पास करने के लिए। डेट पकड़ के रखो, 5 मई 1789। रिस्प्लेंडेंट हॉल, रिस्प्लेंडेंट मींस एक तरीके से आलिशान भवन जो हम कह सकते हैं, इन वर्साई वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स। अब देखो 1614 के बाद ही मीटिंग बुलाई जा रही है स्टेट जनरल की। अब इतने बड़े आलिशान महल को खूब सजाया जाता है वर्साई में, क्योंकि बहुत अलग अलग डेलीगेट्स ना, प्रतिनिधि आ रहे हैं। आज द फर्स्ट एंड द टू जो स्टेट है, जो फर्स्ट स्टेट है और जो सेकेंड स्टेट है, सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। मतलब फर्स्ट स्टेट के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, सेकंड स्टेट के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आमने सामने बैठ जाते हैं आके, जैसे राजाओं की, राजा यहाँ कहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो राजाओं की मीटिंग में फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो 300 मेंबर्स हैं वो यहाँ पर इस तरह से आमने सामने बैठे होते हैं। हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर इन 2 साइड्स। ठीक है ना, जैसे राजमहल में बैठे होते थे, ऐसे समझ लो। वाइल जो 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट है हैड टू स्टैंड एट द बैक, और जो 600 मेंबर है ना थर्ड स्टेट के,
जो बेचारे हमारे मर्चेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो कॉमन पीपल हैं, वो उनके जो 600 रिप्रेजेंटेटिव आए हैं वो पीछे खड़े हुए हैं। एक तो पहला अपमान यही हो गया, वो लोग पीछे स्टैंड एट द बैक मीन्स खड़े हुए, दे हैड टू, क्योंकि उनको बैठने की जगह भी नहीं दी गई है। The third state was represented by more prosperous and educated members. अब थर्ड स्टेट में भी दो तरीके के लोग होते थे। एक होते थे जिनमें से मर्चेंट्स आ रहे हैं, थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं और थोड़ा पैसे वाले लोग हैं, और उसके नीचे की कैटेगरी भी थर्ड स्टेट में थी कि जैसे बहुत स्मॉल फार्मर्स हो गए या फिर हाथ का काम करने वाले लेबरर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, इस तरह के लोग भी इसी में थे। तो अब रिप्रेजेंटेटिव जो 600 आए वो आए ऊपर की क्रीम वाले, यानी पढ़े लिखे लोग आ गए, थोड़े अमीर लोग आ गए, इनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर 600 मेंबर आए थे, याद रखना थर्ड स्टेट के पीछे खड़े थे। और थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। अब जो पीजेंट्स हैं, आर्टिशंस हैं, वीमेन हैं, वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। अब देखो इतनी बेइज्जती, जो किसान हैं, जो आर्टिशंस हैं, जो औरतें हैं, इनको अंदर भी नहीं आने देना, इनकी तो मनाही थी असेंबली में आने के लिए भी। हाउएवर द ग्रीवियंसेस, लेकिन फिर भी इनकी जो मुश्किलें थी, इनकी जो ग्रीवियंसेस थी एंड जो इनकी डिमांड्स थी वो लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स। अब 40,000 लेटर लेके 600 रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे थे, है ना, वो लेटर्स के थ्रू आई थी, विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड बॉट विद देम। रिप्रेजेंटेटिव्स 40,000 लेटर्स लाए थे। सोच के देखो, कोई 40,000 लेटर कौन पढ़ रहा है इनके, ठीक है। नेक्स्ट इज वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टिंग according to the principle that each state had one vote। अब वोटिंग कैसे होती थी कि फर्स्ट स्टेट का एक वोट होगा, सेकंड स्टेट का एक वोट होगा, थर्ड स्टेट का एक वोट होगा। अब फर्स्ट स्टेट में 300 मेंबर, सेकंड स्टेट में 300 मेंबर, थर्ड स्टेट में 600 मेंबर। अब टैक्स किस पे लगाना है? इन 600 मेंबर्स वाले स्टेट पे, यानी कि थर्ड स्टेट पे लग रहा है। वोट कितना दिया जा रहा है? एक। अन्याय है, बस यही से और ज्यादा लोग फट जाएंगे, अभी देखना। अब वोटिंग ऑफ द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बिकम कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल कि हर एक स्टेट का एक वोट होगा। एंड दिस टाइम टू लुइस 16 ये चाहता था, वाज डिटरमाइंड, उसने दृढ़ निश्चय कर रखा था टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस कि भाई ऐसा ही होगा, फर्स्ट स्टेट का एक वोट रहेगा, सेकंड का एक रहेगा। उसको पता था हाँ फर्स्ट और सेकंड स्टेट को तो टैक्स मिलना ही है, तो कोई मना ही नहीं करेगा, थर्ड स्टेट वैसे ही हार जाएगा, उसका एक वोट होता है। तो उसने कहा यही प्रैक्टिस जो हम कंटिन्यू रखेंगे। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय असेंबली एज अ होल। उसने कहा नहीं, अब की बार थर्ड स्टेट वाले थोड़े पढ़ लिख गए हैं, अब चीजें चेंज हो रही हैं। हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था एक नया जो है एक तरीके का मिडिल क्लास उभर आया था। अब वो कुछ पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है, और जो है वो कहीं ना कहीं अब उन्हें समझ में आ रहा है उनके साथ गलत हो रहा है। तो थर्ड स्टेट वालों ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, इस बार एक एक स्टेट का एक एक वोट नहीं होना चाहिए, ऐसा एज अ होल होना चाहिए, मतलब हर एक व्यक्ति के पास एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, हर एक मेंबर का एक वोट होना चाहिए। एंड दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। अब यही तो होता है डेमोक्रेसी में। अब जब तुम्हारे यहाँ होता है तो हर एक इंसान का, पूरी जनसंख्या जितनी भी हमारी, सबका जो भी 18 साल से ऊपर के उनका एक एक वोट होता है। तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से था। एंड पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स लाइक रूसो ने अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसके बारे में लिखा था। रूसो जो थे फिलोसोफर थे, उन्होंने अपनी किताब लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका नाम पकड़ के रखना, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, राजा ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, हर एक का एक एक वोट नहीं होगा, जैसा चल रहा था वैसे ही होगा, क्योंकि राजा तो डिटरमाइंड बैठा हुआ है आज। तो क्या होता है, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट द असेंबली इन प्रोटेस्ट। सारे बाहर निकल जाते हैं, 600 के 600 मेंबर सब पढ़े लिखे हैं, और ये इन्होंने क्या किया, बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल के करते हैं आज प्रोटेस्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज अ स्पोक्समैन। अब रिप्रेजेंटेटिव जो थे थर्ड स्टेट के, अपने आप को क्या मानते थे? प्रवक्ता मानते थे कि भाई हम इतनी पब्लिक के बिहाफ पर आए हुए हैं, है ना, पूरे फ्रेंच नेशन की तरफ से हम ही लोग आए हुए हैं, फॉर द होल फ्रेंच नेशन। वो अपने आप को स्पोक्समैन मान के चल रहे थे। ऑन 20th जून दे असेंबल्ड, 20 जून को ये लोग इकट्ठा होते हैं इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट। एक इंडोर टेनिस कोर्ट का कोर्ट था, उसके हॉल में जाके ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं इन द ग्राउंड ऑफ वर्साई में। ग्राउंड ऑफ वर्साई में एक कोर्ट होगा, टेनिस कोर्ट होगा, वहां जाके इकट्ठे होते हैं। दे डिक्लेयर देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली। मानते ही नहीं राजा बच्चों, कहते हैं अब हम हैं नेशनल असेंबली, खुद को ही नेशनल असेंबली मान लेते हैं। हैंड्स और नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और कसम खाते हैं कि हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते, फ्रांस के लिए एक संविधान नहीं बना देते।
कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रूल बुक होती है एक तरीके की, राइट। तो हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते थे, दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो राजा की पावर को जो है वो लिमिट करेगा। दे वर लेड बाय मिराबियो आबेसिए, अब इनके नेता कौन बन गए थे, मिराबियो या फिर आबेसिए। मिराबियो वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली। मिराबियो के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है हमें बुक में, कि एक नोबल फैमिली में था, एक अमीर घर से था, and was convinced of the need to do away with the society of feudal privileges, और बिल्कुल कन्विंस था वो, ये बात मानता था कि समाज से फ्यूडल प्रिविलेजेस जो है, जमींदारी अधिकार, सामंती जो अधिकार, आपको विशेष अधिकार मिले हुए हैं, ये नहीं मिलने चाहिए किसी को भी। ही ब्रॉट आउट अ जर्नल, उसने क्या किया, एक पत्रिका निकाली, एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस, पत्रिका भी निकाली और पावरफुल स्पीचेस भी दी, उसने भाषण भी दिए क्राउड्स को जो कि असेंबल थी वर्साई के अंदर। अब आते हैं, देखो आगे कैसे पब्लिक इकट्ठी हुई दिख रही है आपको। आबेसिए जो था ओरिजिनली एक प्रिस्ट था। अब देखो आबेसिए जो है फर्स्ट स्टेट से ही है, वो एक प्रिस्ट था, पादरी था, रॉट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट, उसने एक प्रचार पुस्तिका निकाली थी, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, उस प्रचार पुस्तिका का नाम था कि थर्ड स्टेट क्या है, ठीक है, अच्छा आदमी था, समझ के रखना। वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी इन वर्साई ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, अब जब हमारी नेशनल असेंबली बिजी होती है वर्साई में, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही होती है, द रेस्ट ऑफ द फ्रांस जो है वो क्या हो रहता है, सेट विटरमाइल, यानी कि वो आंदोलित हो रहा है, वहां सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, मारकाट हो रही है, सब चल रहा है। अ सीवियर विंटर, अब एक तो ये कारण बना, अब नेक्स्ट बात आ रही है कि सीवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट, अब बहुत ज्यादा ठंड पड़ी होगी उस समय, और उसकी वजह से फसल अच्छी नहीं हुई थी, फसल अच्छी नहीं हुई, बैड हार्वेस्ट हुआ। अब प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, प्राइस ऑफ ब्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गए। ऑफन बेकर्स क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे इस तरह के सिचुएशन को, राइट, वो इकट्ठा कर लेते थे, एंड होर्डेड सप्लाईज, और जितनी भी सप्लाई आ रही है किसानों से वो उसको जमा कर लेते थे। जमाखोरी करने का मतलब यही होता है कि जैसे बहुत सारी फसल उगी, उगाने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने गोडाउन में जमा कर लिया। अब पब्लिक को नहीं मिल रहा है तो पब्लिक को मुंह मांगे दाम मिलेगा ना इन लोगों को, तो ऐसे ही करते थे, होर्डेड कर लेते थे सप्लाई को। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स, अब यहाँ औरतें जो हैं वो खड़ी होती है क्यू में, तो आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स, घंटों बिताने के बाद क्यू में, इन अ लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, जो क्राउड था ऑफ एंग्री वीमेन का, स्टॉर्म्ड, उसने धावा बोल दिया इन द शॉप, शॉप के अंदर, इनटू अ शॉप। अब भैया वो तो बोलना ही था, भूखे लोग है ना, गरीब लोग, और आप उनको इतना सता रहे हो, आप एक तो वैसे ही ठंड में जो है फसल नहीं होगी, ऊपर से जो होगा वो आपने जमाखोरी कर ली उसकी, ये लोग बेकरी के ऊपर धावा बोल देती हैं औरतें, ठीक है। एट द सेम टाइम क्या होता था, किंग ऑर्डर ट्रूप्स, अब उसी समय जो राजा है, जब उसे पता चलता है शहर में ये सब कुछ चल रहा है, तो ट्रूप ऑर्डर देता है, सारा का सारा अपनी सॉरी ट्रूप नहीं, राजा ऑर्डर देता है अपनी ट्रूप को, यानी कि अपनी सेना को, टू मूव इनटू पेरिस, कि आप पेरिस में चले जाओ। यहाँ लोगों में अब वहां फैली कि राजा ने इसलिए भेजा है सेना को कि वहां पर गोलियां चला दे। अब ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड, जो गुस्से में आया क्राउड है, स्ट्रॉम्ड एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टाइल, बेस्टाइल का किला ये लोग तोड़ देते हैं, उसमें प्रिजन होते हैं, 7 कैदी होते हैं, उसको छुड़ा लिया जाता है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है हाँ गोला बारूद है, हमने पहले वीडियोस में पढ़ा था। इन द कंट्री साइड क्या होता है, कंट्री साइड मीन्स लाइक गांव का जो एरिया है, र्यूमर फैल जाती है, स्प्रेड है फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर, जो हैं जागीरों के जो मालिक हैं, जमीनों के जो मालिक हैं, हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रांड्स ऑफ ब्रिगेंड्स, का मतलब होता है एक तरीके से लठात, लुटेरे, गुंडे हम बोल सकते हैं, कि भैया इन लोगों ने जो है जमीनों के मालिकों ने गुंडे बुला लिए हैं, हु वर ऑन द वे टू डिस्ट्रॉय द राइट क्रॉप। और इन लोगों में अफवाह ये फैली कि जो जागीरों के मालिक हैं, जो लॉर्ड्स ऑफ मैनर हैं, वो लोगों ने क्या किया है, उन्होंने गुंडे बुला लिए, लठात बुला लिए, और वो पकी हुई फसलों को बर्बाद करने के लिए अपने आदमी भेज रहे हैं, लठातों को भेजा जा रहा है। अब कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, अब देखो भय का आतंक होता है, फ्रेंजी ऑफ फियर, एक तरीके से लोग बहुत डर जाते हैं गांव वाले। पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट क्या करते हैं, वो उठाते हैं अपने वो खेती वाले हथियार, वो अपने होज उठाते हैं, पिचफॉक्स उठाते हैं, एंड अटैक कर देते हैं शैटो पर। शैटो क्या होता है, जो गाँव में किले बने होते हैं ना अमीरों के, वहां पर जाके ये अटैक कर देते हैं। वैसे शैटो का मतलब महल भी होता है, बट यहाँ गांव के लोगों के, जो अमीरों के जागीरदारों के किले बने हुए थे ना बड़े बड़े, उनके घर थे बड़े बड़े, शैटो, वहां पर जाके आक्रमण कर देते हैं। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन्स, अब जिन्होंने ग्रेन को इकट्ठा कर रखा होता है उसको लूट लेते हैं ये लोग, एंड बर्न्ट डाउन डॉक्यूमेंट्स, और सारे जो कागजात हैं जो कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मिनरल ड्यूज, जो ये तो उधारी वगैरह के जो ड्यूज होते हैं उनको जो है वो जला दिया जाता है, मिनरल ड्यूज के सारे कागज हैं उनको जला दिया जाता है।
आगे क्या रहता है, लार्ज नंबर ऑफ नॉबल्स फ्लड फ्रॉम देयर होम्स। अब बहुत सारे नॉबल्स जो होते हैं वो देख के घबरा जाते हैं, इतनी भीड़ को वो लोग अपना घर छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज, और बहुत सारे तो आसपास के देशों में चले जाते हैं, अपना देश भी छोड़ देते हैं डर के मारे। अब फेस्ड विद द पावर ऑफ रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, अब राजा जो है लुईस 16 फाइनली क्या करता है, वो अनुमान लगा लेता है। फेस्ड विद द पावर मींस अनुमान लगाना, तो अनुमान लगा लेता है भैया रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स मतलब हमारी जो प्रजा है, भाई इन्होंने तो कर दिया पूरी तरह से हंगामा, आज इन्होंने कर दिया विद्रोह। घबरा जाता है और क्या कर लेता है, अकॉर्डेड मतलब मान जाता है, अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली को मान्यता प्राप्त कर देता है। मरता क्या ना करता, ठीक है। तो सब जगह पब्लिक कूद पड़ी, तो अब ये नेशनल असेंबली को कहता है ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता है उसको, एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल, और सिद्धांत भी मान लेता है दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ बी चेक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, की उसकी जो पावर है वो संविधान के हिसाब से चलेगी, ठीक है, जो रूल्स हैं उनके हिसाब से चलेगी। आप that his power would from now on be checked by constitution। अब on the night of 4th अगस्त 1789 में क्या होता है, the assembly passed a decree। अब असेंबली एक डिक्री, एक रूल पास करती है एक तरीके से, एबॉलिशमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। सबसे पहले तो ये जब राजा मान जाता है तो सबसे पहले तो फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया जाता है, एंड ऑब्लिगेशन ऑफ टैक्सेस वगैरह को खत्म किया जाता है, ऑब्लिगेशंस को एंड टैक्सेस को खत्म करते हैं। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। अब क्लर्जी को हमें पता है जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट के मेंबर होते थे उनको विशेष अधिकार मिलते थे, तो उनका विशेष अधिकार भी जहां पर खत्म कर दिया जाता है। टेथ वर एबॉलिश, और जो 1/10 पार्ट इनको अपनी उपज का देना पड़ता था चर्च वालों को, वो भी खत्म कर दिया जाता है, एबॉलिश मीन समाप्त कर दिया जाता है। एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च, और जो लैंड्स होती है, जो चर्च के पास लैंड होती है उसको कन्फिस्केटेड कर लिया जाता है, उसको कब्जे में ले लिया जाता है, सरकार के कब्जे में आ जाती है वो। एज अ रिजल्ट क्या होता है, द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लिवरे। अब सरकार के पास 2 बिलियन लिवरे का जो एसेट है वो आ जाता है। अब यहाँ पर आपको शटे वर्ड का मतलब दे रखा है कैसल, आप समझ सकते हो, किला वगैरह अभी हमने बात करी है। रेजिडेंस है यहाँ पर जो किंग है, नोबल मैन है वहां पर, क्योंकि उन लोगों ने हमला किया था। एंड मैनर का मतलब क्या होता है, एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड्स, लैंड्स एंड हिज मेंशन, ठीक है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। इसी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स इसी वीडियो में खत्म करेंगे, इसी तरीके से हम लोग चल रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन बनेगा, इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजीम। अब ओल्ड जो प्राचीन राजतंत्र था 1789 के पहले का फ्रांस जो था, द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू अपनी विल से। तो क्या ऐसा था, क्या ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही था, अपनी विल से नहीं टैक्स लगा सकता था राजा। इसके पहले उसको स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। तो ट्रू है। नेक्स्ट, हाउ डिड टैक्सेस इम्पोज इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजीम। तो टैक्सेस कैसे पास होते थे, द फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजीम, द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज द टैक्सेस। फ्रांस के ओल्ड रिजीम में राजा के पास, सम्राट के पास इतनी पावर नहीं होती थी कि वो टैक्स लगा सके अपनी विल से अलोन, रादर बल्कि इसके बजाय ही हैड टू कॉल अ मीटिंग, उसको मीटिंग बुलानी पड़ती थी ऑफ द स्टेट जनरल, स्टेट जनरल की उसे मीटिंग बुलानी पड़ती थी, विच वुड देन पास एज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, जो कि पास करते थे फिर नए टैक्सेस के लिए, है ना, जैसे बिल पास होता है संसद में आज आपकी। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट वाज स्टेट्स जनरल। अब स्टेट जनरल है क्या, द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी, एक राजनीतिक बॉडी है एक तरीके से, टू विच द 3 स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। अब यहाँ पर एक और इसका आंसर लिख रखा है, ये भी यूज कर सकते हो। इन प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस, जब क्रांति के पहले का 1789 के पहले का जो फ्रांस है, द स्टेट्स जनरल, और हम स्टेट जनरल बोल सकते हैं उसे, वाज अ रिप्रेजेंटेटिव असेंबली होती थी ऑफ द 3 स्टेट्स की, है ना, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आते थे हर एक स्टेट के। और ऑर्डर्स ऑफ द रिलीम, द क्लर्जी फर्स्ट स्टेट में आते थे, नॉबिलिटी सेकंड स्टेट में आते थे, और जो कॉमनर्स है, कॉमन पीपल, वो थर्ड स्टेट में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। कौन डिसाइड कर सकता था, जल्दी से अपने आंसर्स फटाफट फटाफट बोल दो, सामने आंसर लिखे हुए याद करते हैं। चलो, द मोनार्क, राजा, अकेला राजा, ये पावर थी राजा के पास कि वो मीटिंग कभी भी बुला सकता था, टैक्स खुद से नहीं पास कर सकता था। व्हेन वाज इट डन लास्ट टाइम, लास्ट टाइम ये मीटिंग बुलाई गई थी, हमने पढ़ा था 1614 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड लुईस 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। अब कब लुईस 16 ने मीटिंग बुलाई प्रपोजल को पास करने के लिए, 5 मई 1789 को। अ डैश ऑफ वर्साई वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स, क्या चीज, कौन सी जगह सजाई गई थी इन डेलीगेट्स के स्वागत को, क्योंकि स्टेट जनरल की आज मीटिंग है, तो रिप्लेंडेंट हॉल, रेस्प्लेंडेंट हॉल, रेस्प्लेंडेंट हॉल का मतलब होता है आलिशान भवन एक तरीके से।
What was the primary reason for calling the state generals meeting on 5th May 1789? अब क्या था प्राइमरी रीजन, क्यों बुलाई गई थी? इट वॉज कॉल्ड टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस, क्योंकि राजा के पास पैसा खत्म हो गया, उसको नए टैक्स लगाने थे. हाउ मेनी स्टेट्स वर रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट जनरल? कौन कौन होते थे भाई? तीन स्टेट होते थे. फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी आते थे, थर्ड स्टेट में कॉमनर्स आते थे. व्हाट वाज द ट्रेडिशनल वोटिंग सिस्टम इन द स्टेट जनरल? ट्रेडिशनल वोटिंग सिस्टम क्या था स्टेट जनरल में? कि ईच स्टेट हैड वन इस वोट, हर एक स्टेट का एक वोट होगा. मीनिंग ऑफ फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट कुड आउटवोट एंड द थर्ड स्टेट डिस्पाइट हैविंग फ्यूअर पीपल, है ना? तो यही रहता था, बस इतना ही लिख देना वैसे इसका, है ना? कि हर एक स्टेट में, या फिर क्लियर लिख सकते हो तुम इसका आंसर, वो मुझे पसंद नहीं आया आंसर, कि भाई 300 मेंबर जैसे आए और 600 आए थे हमारे थर्ड स्टेट के मेंबर, लेकिन वोट सबका एक ही मिलता था सबको. व्हाट डिमांड डिड द थर्ड स्टेट मेक रिगार्डिंग द वोटिंग सिस्टम? थर्ड स्टेट ने क्या डिमांड करी थी भाई? दे डिमांडेड 1 पर्सन 1 वोट. यही तो कहा था उन्होंने कि एक आदमी का एक वोट होना चाहिए भाई, इंस्टेड ऑफ 1 वोट पर स्टेट हो. Next question, how many representatives were sent from the first state and second state in the meeting of the state general? How did they sit? देखो, the first and the second states and 300 representatives each. फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर, सेकंड स्टेट के 300 मेंबर महल के अंदर आमने सामने बैठे थे, याद करो. और 600 मेंबर जो थे थर्ड स्टेट के, वो पीछे खड़े थे, और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर भेजे गए थे. हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स वर देयर ऑफ द थर्ड स्टेट एंड विल दे सिट? क्या वो बैठे थे? नहीं, 600 मेंबर्स थे. देयर वर 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट इन द स्टेट जनरल मीटिंग एंड दे हैड टू स्टैंड एट द बैक. उनको पीछे खड़ा होना पड़ा था. द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा था? इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर. हमारे थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कौन थे? जो कि थर्ड स्टेट के मोर प्रॉस्परस लोग थे, पैसे वाले लोग थे, और एजुकेटेड मेंबर थे. नेक्स्ट आते हैं, डैश डैश एंड डैश वर डिनाइड एंट्री टू असेंबली. किन किन की एंट्री नहीं थी? पीजेंट्स की एंट्री नहीं थी, आर्टिशंस की एंट्री नहीं थी, और विमेन की भी एंट्री नहीं थी. हाउ डिड द ग्रीवियंसेस, किस तरीके से इनके जो दुख हैं एंड डिमांड्स थे पीजेंट्स के, आर्टिशंस के, विमेन के, रीच इन द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल? स्टेट जनरल की मीटिंग में इनकी बातें कैसे पहुंचती हैं? चिट्ठियों से पहुंचते. 40,000 चिट्ठियां गई थी, ठीक है ना? द ग्रीवियंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स which the representatives had brought with them. Right, next question पे आते हैं. अब voting in the state general in the past had been conducted according to the principle. कैसे voting होती थी state general में? That each state had one vote. हर state का एक वोट होता था. What was the demand of the third state this time? क्या डिमांड करी थी? ये क्वेश्चन आ चुका. The third state demanded that the voting now be conducted by the assembly as a whole. Each person one vote, right? Where each member would have one vote. Next is, what kind of principle was it? And who put forward it and where? So this was one of the democratic principle. था. कौन सा principle? यही one vote वाला, 1 person vote वाला. This was the democratic principle put forward by philosopher like Rousseau in his book The Social Contract. उन्होंने इसके बारे में social contract किताब में लिखा था. What happened when the king rejected this proposal? अब राजा तो इस proposal को मानता नहीं है, तो होता क्या है? When the king rejected this proposal, members of the third state walked out. वो लोग बाहर निकल जाते हैं of the assembly in protest में. What was the feeling of the third state that day? उस दिन थर्ड स्टेट के मन में क्या फीलिंग आती है? The representatives of the third state viewed themselves as a spokesman for the whole French nation. उन्हें ऐसा लग रहा है हम पूरे फ्रेंच नेशन की तरफ से हम आए हैं, एज अ स्पोकमैन आए हैं, एज अ लीडर आए हुए हैं हम, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट फॉलोड द फेलियर ऑफ द स्टेट जनरल मीटिंग? अब स्टेट जनरल की मीटिंग हो जाती है फेल, कुछ हो नहीं पा रहा, पब्लिक बाहर निकल जाती है, तो होता क्या उसके बाद? देखो, ऑन 20 जून दे असेंबल्ड, जो पब्लिक होती है, इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होते हैं इन द ग्राउंड ऑफ वर्साई में. दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली, खुद को कहते हैं अब नेशनल असेंबली है. एंड सोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन. कसम खाते हैं यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख लेते फ्रांस का. एंड वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, हम लिमिट करेंगे उसमें पावर मोनार्क की. पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट वर लेड बाय, किस किस के द्वारा, कौन नेता बन गए थे लोगों के उसमें? मिराबियो और आबेसिये. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिराबियो. तो मिराबियो की जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने लिख दी. तो मिराबियो वाज बोर्न इन अ नोबल फैमिली, एक अच्छी नोबल फैमिली में वो पैदा हुआ था. बट वॉज कन्विंस्ड, लेकिन कन्विंस्ड था कि नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस, की सोसाइटी से ये फ्यूडल प्रिविलेजेस जो है, विशेष अधिकार है जो सामंती व्यवस्था के, इनको हटाना चाहिए. ही
ब्रॉट आउट अ जनरल, उसने एक पत्रिका भी निकाली, एंड डिलीवर करे पावरफुल स्पीचेस भी टू क्राउड असेंबल्स होते थे वर्साई में। तो वहाँ पे इस तरीके से उसने भाषण वगैरह भी दिए थे लोगों को जो असेंबली में इकट्ठे हुए थे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आबेसिया, आबेसिया पे शॉर्ट नोट लिखे। तो आबेसिया वाज ओरिजिनली एक प्रेस्ट था, एक पादरी था। ही रॉट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट, उसने एक बहुत ही प्रभाव देने वाली एक पत्रिका भी लिखी थी, हम कह सकते हैं। और कॉल्ड, उसका नाम क्या था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, उस पत्रिका का नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। प्रचार पत्रिका थी एक तरीके से। प्रचार करना क्या होता है, जिससे लोगों को बताना किसी चीज के बारे में। व्हाट वाज हैपनिंग इन द फ्रांस, फ्रांस में क्या हो रहा था, व्हाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साई ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय फ्रांस में क्या चल रहा था भाई, बहुत बुरा माहौल चल रहा था। व्हाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साई, जब वर्साई में नेशनल असेंबली बिजी थी ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सैट विद टर्माइल, सेट विद टर्माइल का मतलब होता है वहां पे एक तरीके से आंदोलन चल रहे थे बहुत ज्यादा ही। वॉट वर मेन रीजंस टू डिस्ट्रॉय द बैसल, अब बैसल का किला जो था वो जला हटा दिया गया था, मतलब फोड़ दिया गया था, पूरा ध्वस्त कर दिया था। उसका मेन रीजन क्या था, देखो, व्हाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साई में, जब नेशनल असेंबली बिजी थी, ड्राफ्ट करी थी कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्ट ऑफ द फ्रांस में हम कह रहे हैं सब सेट विद टर्माइल, मतलब सब आंदोलित हो रहा था। एक सीवियर, मतलब उस समय सीवियर विंटर पड़ती है, और सीवियर विंटर का मतलब क्या होता है, बैड हार्वेस्ट हुई उस बार, प्राइस ऑफ ब्रेड बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ऑफन बेकर्स लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन को, और वो इकट्ठा कर लेते थे सप्लाईज को। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स लॉन्ग क्यूज में लेडीज जो होती हैं वो भड़क जाती हैं और वो स्ट्रोम्ड, मतलब धावा बोल देती हैं शॉप्स पे। एट द सेम टाइम क्या होता है, किंग ऑर्डर देता है ट्रूप्स को कि तुम जाओ पेरिस के अंदर, और 14 जुलाई को जो एजिटेटेड क्राउड है वो गुस्से में आकर बेस्टाइल के किले को तोड़ देती है। What was happening in the country side, अब उधर ही कंट्री साइड में क्या चल रहा था, इन द कंट्री साइड यानी गांव की साइड र्यूमर फैल जाती है, फ्रॉम विलेज टू विलेज, वहां फैलती है, दैट जो लॉर्ड्स ऑफ द मेनोर हैं, जो जागीरों के मालिक हैं, जमीनों के मालिक, जागीरों के मालिक, हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स, मतलब उन्होंने लठात लुटेरे जो डंडे वंडे लेकर आते हैं ऐसे गुंडे अपना हायर कर लिए हैं, एंड हु वर ऑन देयर वे, और वो लोग रास्ते में और डिस्ट्रॉय करने वाले पकी हुई फसलों को। अब कॉट इन द फ्रेंजी ऑफ फियर, और लोग जो भय से आतंकित होते हैं यहाँ पर, वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पीजेंट्स एंड सेवरल डिस्ट्रिक्ट में क्या करते हैं, वो लेते हैं अपने, सीज करते हैं अपने कुदालों को, अपने बेलचों को, यानी कि अपने होस को, अपने पिच फॉक्स को, मतलब जिनसे वो खेती वेती करते होंगे, उन्हें उठाते हैं एंड अटैक कर देते हैं शैटो पे, मतलब यानी किलों पर वहां के जो भी इन जागीरदारों के किले हुए खड़ा होते हैं। द लूटेड होर्डेड, और फिर ये लोग दे लूटेड, अदा नहीं है, दे लूटेड होर्डेड ग्रेन एंड बर्न कर देते हैं, बर्न डाउन कर देते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को जिसमें कंटेन कर रखे होता है रिकॉर्ड्स ऑफ द मैनोरियल ड्यूज, जो लोगों के लगान वगैरह के कागज नहीं होते, किसी ने टैक्स लिया, लगान लगाया, फिर उसका। अ लार्ज नंबर ऑफ नॉबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम, सब घबरा के बहुत सारे नॉबल्स वहां से भाग जाते हैं अपने घरों से, एंड मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज, बहुत सारे तो नेबरिंग कंट्रीज सब भाग जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शैटो, शैटो का मतलब क्या होता है, शैटो और स्टेटली रेजिडेंस होते हैं बिलोंगिंग टू अ किंग या फिर नॉबल मैन के घरों को कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनर, मैनर का मतलब होता है स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मेंशन। नेक्स्ट इज व्हाई डिड लुइस 16 अकॉर्ड, क्यों मान्यता देता है लुइस 16 रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली, हार जा रहा है उसको दिख रहा है इतनी पब्लिक इकट्ठी होगी, मेरा क्या होना, कूट पीट के मेरे को तो समाप्त कर देगी है। तो फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट, अब वो अनुमान लगा लेता है इस रिवॉल्ट करी हुई, विद्रोह करी हुई प्रजा को देखकर इनकी पावर का, तो लुइस 16 फाइनली अकॉर्ड मतलब मान जाता है, रिकग्निशन दे देता है नेशनल असेंबली को, एक्सेप्ट कर लेता है कि प्रिंसिपल, इस सिद्धांत को, दैट द पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी पावर है मेरी वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक की जाएगी। व्हाट हैपेंड ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, उस रात क्या होता है, ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास अ डिक्री, असेंबली जो है एक डिक्री पास करती है, रूल पास करती है जिसमें अबॉलिश कर देती है उस फ्यूडल सिस्टम को ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस को, एंड मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, और क्लर्जी के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी अपना कहीं ना कहीं जो भी उनके पास विशेष अधिकार होते हैं वो छोड़ने पड़ते हैं। अब टिथ वॉज एबॉलिश, जो धार्मिक कर लगाते थे वो भी, टिथ जो है वो समाप्त कर दिया जाता है, एंड लैंड्स ओन्ड बाय जो चर्च है वो भी कन्फिस्केटेड, गवर्नमेंट के कब्जे में आ जाती है। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर कर लेते हैं बहुत सारे एसेट्स को, एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरे का जो एसेट है वो सरकार के हाथ में आ जाता है। और यहीं फिनिश होता है मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, काम का लगे, डेफिनेटली बच्चों इसको शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस तरह का लाभ उठा सके जिस तरीके से, ठीक है, जैसे मैं आपकी मदद कर रही हूँ आप आगे बच्चों की मदद करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।